गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डेली करेंट अफेयर सीरीज में 8 अक्टूबर के करेंट अफेयर्स देखेंगे। तो आपका 1 अगस्त से ही इस यूट्यूब चैनल पे डेली करेंट अफेयर सीरीज चल रहा है। आप इसको देखें और अपने करेंट को बेहतर करें, क्योंकि जो भी परीक्षा है आगे आने वाला या जो भी चल रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि करेंट जो है वो आपका जो है सबसे निर्णायक भूमिका निभा रहा है। इसलिए आप सभी जो है वो करेंट को देखें और समझें। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इस बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आपको करेंट के साथ बेसिक जानकारियाँ मिलेगी। आप बेसिक चीज़ें को जानेंगे और समझेंगे। इसलिए आप सभी इस क्लास को फॉलो करें और साथ साथ आप क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इसके साथ अपने तैयारी को बेहतर करें। आपको इस बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे डेली करेंट अफेयर सीरीज के अलावा स्टैटिक्स जीके सीरीज भी उपलब्ध है। आपको स्टैटिक्स जीके सीरीज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको लगभग 9 वीडियो स्टैटिक्स जीके का गया हुआ है। आप सभी उसको देखें और बेसिक चीज़ को जाने समझें, क्योंकि जो भी परीक्षा है उसमें स्टैटिक्स जीके और करेंट से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसलिए आप सभी देखें और अपना तैयारी को बेहतर करें। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये सिर्फ करेंट क्लास नहीं है, आपको बेसिक जानकारियाँ दिया जाएगा। डेली हम लोग देखते हैं कि जो है वो करेंट के अलावा आपको 20 से 25 क्वेश्चन अलग से देखने के लिए मिलता है। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, आपका बेस मजबूत होगा। इसलिए आप सभी इसको देखें, समझें और अपने तैयारी को बेहतर करें। आपका एग्जाम भी बेहतर जाएगा, आपका प्रदर्शन परीक्षा में बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए आप सभी देखें और इसको समझें। और इसी के साथ आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है 1 नंबर में कि अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो है वो आपका पहला प्रश्न है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, इससे पहले 2 वीडियो या 3 वीडियो गया है, उसमें हम बताए हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में कि नोबेल पुरस्कार की जो है वो घोषणा शुरू हो चुका है। किसको किस विषय में दिया जाएगा इसकी घोषणा शुरू हो चुका है। और अभी हम पीछे वाला वीडियो में जो है वो भौतिकी, रसायन और चिकित्सा से संबंधित जो है वो बता चुके हैं कि किनको मिलेगा। और आज जो है वो आपका चौथा है। हम ये भी बताए हैं आपको उसमें कि 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो आज चौथा क्षेत्र के लिए जो है घोषणा हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। इसलिए आप नहीं देखें तो पीछे वाला वीडियो देखें, क्योंकि उसमें हम नोबेल से संबंधित पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। इसलिए आप सभी उसको देखें और समझें। तो यहाँ पे अब्दुल रज्जाक गुरनाह को जो है वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार के लिए घोषणा हुआ। ध्यान रखिएगा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किनको मिलेगा? तो 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिलेगा, जो कि तंजानिया के लेखक है। ध्यान रखिएगा, तंजानिया के लेखक हैं अब्दुल रज्जाक गुरनाह। इन्हीं को 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ये दिया कब जाता है? तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में जो है वो 10 दिसंबर को इसको दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था। आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। हम बताए थे कि शांति का नोबेल पुरस्कार के छोड़कर जो है वो बाकी जो रेस्ट 5 है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, साहित्य है, अर्थशास्त्र, ये पांचों आपका स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नहीं देखें तो पीछे वाला वीडियो देखें, हम पूरा जो है उसमें डिटेल्स दिया हूं। कह रहा है कि उपनिवेशवाद के प्रभावों को बिना समझौता किए और करुण के साथ समझने में योगदान है, तो इनको आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने साहित्य से संबंधित बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं, जिसमें उपन्यास और संस्कृति के बारे में जो है वो समझाया है। तो इसलिए इनको जो है 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय वायु सेना दिवस। ध्यान रखिएगा, भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को जो है वो भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा इस बार 89वां स्थापना दिवस है, 89वां स्थापना दिवस वायु सेना का मनाया जा रहा है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर
1932 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुआ था। इस बार 89वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है 8 अक्टूबर को। आजादी से पहले एयरफोर्स का नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स, ध्यान रखिएगा, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। आजादी से पहले इसका नाम था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो 1950 में जो है वो रॉयल शब्द को हटा दिया और उस समय से भारतीय एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स या भारतीय एयरफोर्स कहा जाता है। तो रॉयल शब्द को 1950 के बाद हटा दिया गया। 1950 से पहले इंडियन एयरफोर्स को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। वायुसेना के कमांडर इन चीफ कौन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति इसके कमांडर इन चीफ होते हैं। आपके तीनों सेनाओं के जो है कमांडर इन चीफ जो होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। वायुसेना अध्यक्ष, अभी हम हाल ही में 2-3 वीडियो पहले देखे थे कि जो है वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी बने। VR चौधरी जो है वो नए आपका वायुसेना अध्यक्ष बने हैं, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना आपका तीनों सेना है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में ही है, ध्यान रखिएगा। दुनिया के चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है भारत की, यानी कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना कहाँ की है, तो भारत की है। लगभग 1,70,000 कर्मी है तथा 1400 से अधिक विमान भारतीय वायुसेना के अंतर्गत अभी आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत पाक युद्ध के 50 साल पूरा हुआ इस साल, और इसी उपलक्ष्य में इंडियन एयरफोर्स ने विजय पर्व के तौर पर मना रही है, यानी कि 89वां एयरफोर्स दिवस जो मनाया जा रहा है वो विजय पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इंडियन एयरफोर्स ने इस बार विजय वर्ष जो है वो मना रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि 89वां एयरफोर्स जो है वो किस तौर पे मनाया गया, तो विजय वर्ष के तौर पर मनाया गया। क्यों? क्योंकि भारत पाकिस्तान के युद्ध के 50 वर्ष के होने के उपलक्ष्य में विजय वर्ष मनाने की घोषणा किया गया। कैमा? तो 89वां स्थापना दिवस, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है वो वायुसेना से संबंधित आपका जो है वो बेसिक प्रश्न था, इसको आप ध्यान रखेंगे। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका करेंट भी था तथा इसके अलावा बेसिक जानकारियां भी था, इसलिए आप सभी इसको देखें और समझें। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मॉस्क्वीरिक्स वैक्सीन का संबंध किससे है, तो ये आपका जो है वो मलेरिया का वैक्सीन है, ध्यान रखिएगा। मलेरिया का वैक्सीन है मॉस्क्वीरिक्स वैक्सीन, जो कि मलेरिया किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। प्रोटोजोआ से जो है वो होने वाला बीमारी है मलेरिया, और ये दुनिया का पहला वैक्सीन है। मलेरिया का जो है वो दुनिया का पहला वैक्सीन मॉस्क्वीरिक्स वैक्सीन है, जिसको जो है दुनिया का पहला वैक्सीन है, और इसको WHO ने मान्यता दिया है, ध्यान रखिएगा। WHO ने इसको मान्यता दे दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में जो है वो आपका WHO का मुख्यालय है। और अगला है कि भारत मलेरिया मुक्त का लक्ष्य कब रखा है, यानी कि भारत जो है वो मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2030 तक जो है वो मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य रखा है। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। आपका जो है दुनिया का पहला मलेरिया का वैक्सीन है मॉस्क्वीरिक्स, जो कि WHO ने मान्यता दिया है। आगामी जो भी परीक्षा पूछेगा होगा उसमें जरूर ये प्रश्न पूछेगा, और पहला ऑप्शन क्या देगा, आप लोग समझ ही गए होंगे। पहला ऑप्शन जो है वो कोरोना वायरस देगा। तो कोरोना में फंसना नहीं है, आपका जो है ये दुनिया का पहला मलेरिया का वैक्सीन है जिसको WHO ने मान्यता दिया है। अगला प्रश्न है कि बचाओ पानी योजना का संबंध किसने है, तो बचाओ पानी योजना का संबंध जो है वो गोवा से है, ध्यान रखिएगा। मुफ्त पानी पाने के लिए बचाओ पानी योजना शुरू किया है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा ये शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो गोवा जो है बचाओ पानी योजना शुरू किया है। इसकी राजधानी गोवा की पणजी है, ध्यान रखिएगा। किस नदी के किनारे है, तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य जो है वो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। नया टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित किया गया। ये दोनों को किसके द्वारा,
तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य अभयारण्य को जो है वो नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, दोनों को जोड़ा गया। और ये छत्तीसगढ़ का है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, अभी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नया जो है वो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि फीस वाले लॉन्च किया, ये क्या है फीस वाला? तो भारत का पहला ई फीस मार्केट ऐप है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फीस मार्केट ऐप है। इसके माध्यम से जो भी बिचौलिया रहता था वो खत्म होगा। इसमें जो है उत्पादन करेगा, जो ग्राहक को बेचना है, तो इस तरह से उसके बीच में जो है कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। तो इसके माध्यम से जो है भारत का पहला ई फीस मार्केट है फीस वाला। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, पूछना है अगला प्रश्न है। तो इसको जो है असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बनाया जा रहा है कहां पर? देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट है, ध्यान रखिएगा। ये रेलवे सी ब्रिज बनाया जा रहा है आपका कहां पर? तो तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में जो है वो आप देख रहे हैं कि पंबन द्वीप है, तो पंबन द्वीप पे ही जो है पंबन द्वीप जो है वो आपका रामेश्वरम जो है वहीं पे स्थित है। तो उसी के बीच जो है वो आपका वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसमें जो है वो कि जब आपका जो है वर्टिकल बनाया गया है उसमें ये है कि जब भी आपका जहाज अगर नीचे से आएगा तो ऐसी स्थिति में वो जो है वो हट जाएगा और फिर जहाज जब गुजर जाएगा तो वो फिर सट जाएगा। तो इस तरह से जो है वर्टिकल सी ब्रिज बनाया गया, काफी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं अभी जो है आजकल के पेपर में भी आया था। तो इस तरह से काफी महत्वपूर्ण ये है। अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021, अगर जो है अभी तमिलनाडु का मुख्यमंत्री देखा जाए तो काफी चर्चा में रहते हैं, हमेशा याद रखिएगा आप लोग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो एमके स्टालिन है, ये ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा भी वहाँ के राज्यपाल भी बदले, देखे कि जो है वो नागालैंड के राज्यपाल RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बना दिया गया और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है, उन्हें पंजाब का राज्यपाल बना दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो चिरंजीत सिंह चन्नी है, ध्यान रखिएगा, आप लोग नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है कि हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया, इसके तहत फर्स्ट रैंक पे कौन है? हमेशा प्रश्न पूछता रहता है। तो हमेशा देख रहे हैं कि जापान और सिंगापुर जो है वो पहला स्थान पे है, ध्यान रखिएगा हेनरी पासपोर्ट में। लास्ट में है आपका अफगानिस्तान इसमें जो है वो लास्ट स्थान पे है, जबकि भारत आपका इंडिया जो है वो 90वां स्थान पे है, ध्यान रखिएगा। तो हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में फर्स्ट पे जापान, सिंगापुर, लास्ट में अफगानिस्तान और इंडिया 90वें स्थान पे है। अगला है कि मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क मित्रा पार्क की मंजूरी दी, किसने दिया? तो ये केंद्रीय कैबिनेट ने दिया है, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा ये मंजूरी दिया गया है। और ये 7 टेक्सटाइल पार्क का निर्माण होगा इसके तहत, ध्यान रखिएगा कि मित्रा योजना के तहत जो है वो 7 टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। यही पूछेगा इससे प्रश्न कि मित्रा योजना के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो 7 टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। इससे रोजगार में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 10 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ वार्षिक पुरस्कार 2021, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ वार्षिक पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई। इसके तहत 8 पुरस्कार था, 8वें पुरस्कार पर जो है भारतीय का कब्जा रहा, ध्यान रखिएगा। अभी ये भी देखे थे कि आपका जो है वो इंडियन हॉकी टीम जो है वो पुरुष वर्ग में देखे कि ओलंपिक में 41 साल बाद जर्मनी को हराकर जो है वो कांस्य पदक जीता था। तो इस तरह से हॉकी महासंघ जो है वार्षिक पुरस्कार 2021 का वितरण किया, जिसमें 8 पुरस्कार की घोषणा हुई और वो 8वें पुरस्कार पर भारतीय का कब्जा रहा। जिसमें महत्वपूर्ण है कि प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया? तो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार में हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, किसके लिए? तो पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, जबकि गुरजीत कौर को महिला वर्ग में दिया गया। तो हरमनप्रीत सिंह को पुरुष वर्ग में और गुरजीत कौर को महिला वर्ग में पुरस्कार दिया गया। जबकि गोल कीपर में देखा जाए तो
PR श्रीजेश को पुरुष वर्ग में और सविता पुनिया को जो है वो महिला वर्ग में पुरस्कार दिया गया गोलकीपर में। जबकि कोच में जो है ग्राम रीड है, ध्यान रखिएगा यही ग्राम रीड जो है वो आपका इंडियन ओलंपिक टीम के जो है हॉकी टीम के कोच थे। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इस तरह से जो है आज का जो भी 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हमने देखा। तो सिर्फ ये 10 ही प्रश्न नहीं थे, आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो जिससे आपका बेस मजबूत होगा। इसलिए आप सभी इसको देखें और अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करें, अपनी तैयारी को बेहतर करें, आपका परीक्षा बेहतर जाए। और इस उद्देश्य से पढ़िए कि जो है वो हमारा जो भी परीक्षा है उसमें स्टैटिक जीके या कोई भी प्रश्न हो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इतना जो है वो अच्छा से मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें ताकि आपकी सफलता बेहतर हो। तो इस तरह से आप मेहनत करें। डेली आधा घंटा हम कहते हैं कि आप जो है इस पे दे ऑनलाइन जो है भी आपका स्टैटिक जीके या करंट है उसको आप पीछे वाला भी रिवाइज करते रहें और देखते रहें। आपका तैयारी काफी बेहतर होगा, आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मैं वादा करता हूं। और इसके साथ आप मेहनत करें और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक, लेकिन प्लीज आप सभी इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।